अरे बुआ, रोती क्यों हो? कहना सुनना तो चलता ही रहता है। सन्यासी जी महाराज 1 महीने को तो आकर रहते हैं, सुन लिया करो। और क्या? सुनने को तो सुनती ही हूँ, पर मन तो दुखता ही है कि 1 महीने को आते हैं तो भी कभी मीठे बोल नहीं बोल सकते। मेरा आना जाना इन्हें सुहाता नहीं। तू ही बता राधा, ये तो 11 साल में 11 महीने हरिद्वार रहते हैं। इन्हें तो नाते रिश्तेदारों से कुछ लेना देना नहीं, पर मुझे तो सबसे निभाना पड़ता है। मैं भी सबसे तोड़ ताड़ कर बैठ जाऊं तो कैसे चले। मैं तो इनसे कहती हूँ कि जब पल्ला पकड़ा है तो अंत समय में सभी साथ रखो। सो तो इनसे होता नहीं। सारा करंदम यही लूटेंगे, सारा जस यही बटोरेंगे, और मैं अकेली पड़ी पड़ी यहाँ इनके नाम को रोया करूं। उस पर मैं कहीं आऊं जाऊं, वह भी इन्हें बर्दाश्त नहीं होता। और बुआ फूट फूट कर रोने पड़ी। राधा ने आश्वासन देते हुए कहा, रो नहीं बुआ। अरे वे तो इतनी इसलिए नाराज हुए कि बिना बुलाए तुम चली गई। बेचारे इतने हंगामे में बुलाना भूल गए तो भी क्या मैं मन मार के बैठ जाती? फिर घर वालों का बुलाना कैसे हुआ? मैं तो अपनेपन की बात जानती हूँ। कोई प्रेम नहीं रखे तो 10 बुलाए तब भी नहीं जाऊंगी, और प्रेम रखे तो बुलाए फिर भी सिर के बल जाऊंगी। मेरा अपना हरकू होता और उसके घर का काम होता तो क्या मैं बुलावे के भरोसे बैठी रहती? मेरे लिए जैसा हरकू वैसा किशोरी लाल। आज हरकू नहीं है तो इसी से दूसरों को देख देख कर मन मारती हूँ। और फिर वे हिचकियां लेने लगीं। पापड़ों को फैलाकर स्वर को भरसक कोमल बनाकर राधा ने पूछा, तुम भी बुआ बात को कहाँ से कहाँ ले गई? अब चुप हो जाओ। अच्छा देखो, तुम्हारे लिए एक पापड़ भून कर लाई हूं, और खाकर बताना कैसा है। और वह पापड़ लेकर ऊपर चढ़ गई। कोई सप्ताह भर बाद बुआ बड़े प्रसन्न मन से आईं और सन्यासी जी से बोली, सुनते हो, देवर जी के ससुराल वालों की किसी लड़की का संबंध भागीरथ के यहाँ हुआ है। वे सब लोग यहीं आकर ब्याह कर रहे हैं। देवर जी के बाद तो उन लोगों से कोई संबंध ही नहीं रहा। फिर भी है तो समधी ही। वे तो तुमको भी बुलाए बुलाए बिना नहीं मानेंगे। समधी को आखिर कैसे छोड़ सकते हैं? और बुआ पुलकित होकर हंस पड़ी। सन्यासी जी की मौन उपेक्षा से उनके मन को ठेस पहुंची, फिर भी वे प्रसन्न थीं। इधर उधर जाकर वे विवाह की प्रगति की खबरें लाती। आखिर एक दिन वे यह भी सुन आई कि उनके समधी वहां आ गए। जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं, यानी बिरादरी को दावत दी जाएगी। खूब सारी रौनक होने वाली है। दोनों ही पैसे वाले ठहरे। क्या जाने हमारे घर को तो बुलावा आएगा या नहीं। देवर जी को मरे 25 बरस हो गए, उसके बाद से तो कोई संबंध ही नहीं रखा। रखें भी कैसे? यह काम तो मर्दों का होता है। मैं तो मर्द वाली होकर भी बेमर्द हूँ। और एक ठंडी सांस उनके दिल से निकल गई। अरे वाह बुआ, तुम्हारा नाम कैसे नहीं होता? तुम तो समधिन ठहरी। देवर चाहे न रहे, पर कोई रिश्ता थोड़े ही टूट जाता है। दाल पीसती हुई घर की बड़ी बहू ने बोला, है बुआ, नाम है। मैं तो सारी लिस्ट देख कर आई हूँ। विधवा ननद बोली। बैठे ही बैठे 2 कदम आगे सरक कर बुआ ने बड़े उत्साह से पूछा, तू अपनी आंखों से देख के आई है नाम? नाम तो होना ही चाहिए, पर मैंने सोचा कि क्या जाने आजकल के फैशन में पुराने संबंधियों को बुलाते हों कि नहीं बुलाते हों। और बुआ बिना 2 पल भी रुके वहां से चली गई। अपने घर जाकर सीधे राधा भाभी के कमरे में चढ़ी। क्यों री राधा, तू जानती है ना कि नए फैशन में लड़की की शादी में क्या दिया जाता है? समधियों का मामला ठहरा। सो भी पैसे वाले। खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो पुराने जमाने की ठहरी। तू ही बता दे क्या दे दूं? अब कुछ बनाने का समय तो रहा नहीं। 2-3 दिन बाकी है, सो कुछ बना बनाया ही खरीद लाना। क्या देना चाहती हो अम्मा? जेवर, कपड़ा, श्रृंगारदान या कोई और चांदी की चीज? मैं तो कुछ भी नहीं समझू रही। जो कुछ पास है तुझे ला कर दे देती हूँ। जो तू ठीक लगे समझे ले आना। बस भद्द नहीं उड़नी चाहिए। अच्छा देखो पहले के रुपए कितने हैं? और वे डगमगाते कदमों से नीचे आई। 2-3 कपड़ों की गठरियां हटाकर एक छोटा सा बक्स निकाला। उसका ताला खोला। इधर उधर करके एक छोटी सी डिबिया निकाली। बड़े जतन से उसे खोला। उसमें 7 रुपए की कुछ रेजगारी पड़ी थी और एक अंगूठी। बुआ का अनुमान था कि रुपए कुछ ज्यादा होंगे, पर जब 7 ही रुपए निकले तो सोच में पड़ गईं। रईस समधियों के घर में इतने से रुपए में बिंदी भी नहीं लगेगी। उनकी नजर अंगूठी पर गई। यह उनके मृत पुत्र की एकमात्र निशानी थी जो उनके पास रह गई थी।
बड़े बड़े आर्थिक संकटों के समय भी वे उस अंगूठी का मोह नहीं छोड़ सकी। आज भी एक बार उसे उठाते समय उनका दिल धड़क गया। फिर भी उन्होंने 5 रुपए और एक अंगूठी आंचल में बांध ली, बक्स को बंद किया और फिर ऊपर को चली। पर इस बार उनके मन का उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया और पैरों की गति शिथिल। राधा के पास जाकर बोली, रुपए तो नहीं निकले बहू, आए भी कहाँ से? मेरे कौन कमाने वाला बैठा है? उस कोठरी का किराया आता है, उससे 2 समय की रोटी निकल जाती है जैसे तैसे। और वे रो पड़ी। राधा ने कहा, क्या करूं बुआ, आजकल मेरा भी हाथ तंग है, नहीं तो मैं ही दे देती। अरे पर तुम देने के चक्कर में पड़ती ही क्यों हो? आजकल तो लेन देन का रिवाज ही उठ गया है। नहीं रे राधा, समधियों का मामला ठहरा। 25 बरस हो गए हैं तो भी मैं नहीं भूले और मैं खाली हाथ चली जाऊं? नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है ना ही जाऊं। तो जाओ ही मत, चलो छुट्टी हुई, इतने लोगों में किसे पता चला कि आई कि नहीं आई। राधा ने सारी समस्या का सीधा सा हल बताते हुए कहा, बड़ा बुरा मानेंगे, आज शहर के लोग जाएंगे और मैं समधिन होकर भी नहीं जाऊंगी तो यही समझेंगे कि देवर जी मरे तो संबंध भी तोड़ दिया। नहीं नहीं, तू यह अंगूठी ही बेच दे। और उन्होंने आंचल की गांठ खोलकर एक पुराने जमाने की अंगूठी राधा के हाथ पर रख दी। फिर बड़ी मिन्नत के स्वर में बोली, तू तो बाजार जाती है राधा, इसे बेच देना और जो कुछ ठीक लगे खरीद लेना, बस शोभा रह जाए इतना ख्याल रखना। गली में बुआ ने चूड़ी वाले की आवाज सुनी तो एकाएक उनकी नजर अपने हाथ की भद्दी चूड़ियों पर जाकर टिक गई। कल समधियों के यहाँ जाना है, जेवर नहीं है तो कम से कम कांच की चूड़ी तो अच्छी पहन ले। पर एक अव्यक्त लाज ने उनके कदमों को रोक दिया। कोई देख लेगा तो। लेकिन दूसरे ही क्षण अपनी इस कमजोरी पर विजय पाती सी पीछे के दरवाजे पर पहुंच गई और 1 रुपया कलदार खर्च करके लाल हरी चूड़ियों के बंद पहन लिए। पर सारे दिन हाथों को साड़ी के आंचल से ढके ढके फिरी। शाम को राधा बाबी ने बुआ को चांदी की एक सिंदूरदानी, एक साड़ी और एक ब्लाउज का कपड़ा लाकर दे दिया। सब कुछ देख पाकर बुआ बड़ी प्रसन्न हुई और यह सोच सोच कर कि जब वे ये सब दे देंगी तो उनकी समधिन पुरानी बातों की दुहाई दे देकर उनकी मिलनसारता की कितनी प्रशंसा करेंगी, उनका मन पुलकित होने लगा। अंगूठी बिछने का गम भी जाता रहा। पास वाले बनिए के यहाँ से एक आने का पीला रंग लाकर रात में उन्होंने साड़ी रंगी। शादी में सफेद साड़ी पहनकर जाना क्या अच्छा लगेगा? रात में सोई तो मन कल की ओर दौड़ रहा था। दूसरे दिन 9 बजते बजते खाने का काम समाप्त कर डाला। अपनी रंगी हुई साड़ी देखी तो कुछ जची नहीं। फिर ऊपर राधा के पास जाकर पहुंची। क्यों राधा, तू तो रंगी साड़ी पहनती है, तब तो बड़ी आब रहती है, चमक रहती है, इसमें तो चमक ही नहीं आई। तुमने कलफ तो नहीं लगाया अम्मा? थोड़ा सा मार दे देती तो अच्छा रहता। अभी दे लो, ठीक हो जाएगी, बुलावा कब का है? अरे नए फैशन वालों की तो पूछो ही मत, ऐन मौकों पर बुलावा आता है। 5 बजे का मुहूर्त है, दिन में कभी भी आ जाएगा। राधा भाभी मन ही मन मुस्कुरा उठी। बुआ ने साड़ी में मांड लगाकर सुखा दिया। फिर एक नई थाली निकाली। अपनी जवानी के दिनों में बुआ बिना हुआ क्रोशिया का एक छोटा सा मेज पोश निकाला। थाली में साड़ी, सिंदूरदानी, एक नारियल और थोड़े से बताशे सजाए। फिर जाकर राधा को दिखाया। सन्यासी जी महाराज सवेरे से इस आयोजन को देख रहे थे। उन्होंने कल से लेकर आज तक कोई 25 बार चेतावनी दे दी थी कि यदि कोई बुलाने ना आए तो चली मत जाना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हर बार बुआ ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा, मुझे क्या बावली समझा रखा है जो बिना बुलाए चली जाऊंगी? अरे वह पड़ोस वालों की नंदा अपने आंखों से बुलावे की लिस्ट में मेरा नाम देख के आई है, और बुलाएंगे क्यों नहीं? शहर वालों को बुलाएंगे और समधियों को ही नहीं बुलाएंगे क्या? 3 बजे के करीब बुआ को अनमने भाव से छत पर इधर उधर घूमते देखकर राधा भाभी ने आवाज लगाई, गई नहीं बुआ? एकाएक चौंकते हुए बुआ ने पूछा, कितने बज गए राधा? क्या कहा? 3? सर्दी में तो दिन का पता ही नहीं चलता है। बजे 3 है और धूप सारी छत पर से ऐसे सिमट गई कि मानो शाम हो गई हो। फिर एकाएक जैसे ख्याल आ गया कि वह तो भाभी के प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ, तो जरा ठंडे स्वर में बोली, मुहूर्त तो 5 बजे का है, जाऊंगी तो 4 बजे तक, अभी तो 3 ही बजे हैं। बड़ी सावधानी से उन्होंने स्वर में लापरवाही का पुट दिया। बुआ छत पर से गली में नजर फहराए खड़ी थी। उनके पीछे ही रस्सी पर धोती फैली हुई थी जिसमें कलफ लगा था और अबरक छिड़का हुआ था। अबरक के बिखरे हुए कण रह रहकर धूप में चमके उठ जाते थे, ठीक वैसे ही जैसे किसी को भी गली में घुसता देखकर बुआ का चेहरा चमक उठता है।
7 बजे के धुंधलके में राधा ने ऊपर से देखा तो छत की दीवार से सटी गली की ओर मुंह किए हुए एक छाया मूर्ति दिखाई दे रही थी। उसका मन भर आया। बिना कुछ पूछे इतना ही कहा, बुआ, सर्दी में खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही हो? आज खाना नहीं बनेगा क्या? 7 तो बज गए। जैसे एकाएक नींद से जागते हुए बुआ ने पूछा, क्या 7 बज गए? फिर जैसे अपने से ही बोलते हुए पूछा, पर 7 कैसे बज सकते हैं? मुहूर्त तो 5 बजे का था। और फिर एकाएक की सारी स्थिति को समझते हुए स्वर को भरसक संयत बनाकर बोली, अरे खाने को क्या है, अभी बना लूंगी। 2 जनों का तो खाना है, और खाना और क्या पकाना। फिर उन्होंने सूखी साड़ी को उतारा, नीचे जाकर अच्छी तरह उसकी तह की, धीरे धीरे हाथों से चूड़ियां खोली, थाली में सजाया हुआ सारा सामान उठाया और सारी चीजें बड़ी जतन से अपने एकमात्र संदूक में रख दी और फिर बड़े ही बुझे हुए दिल से अंगीठी जलाने बैठ गईं।